करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार जो है अब एक्शन ले रही है और यहाँ पर ये टीयर गैस छोड़े गए हैं। पुलिस ने इन किसानों को खदेड़ा है और आंसू गैस से लगातार जबरदस्त यहाँ पर बौछार करी गई है। हमारे साथ झगड़ा मत करो क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। आप इंतजार कीजिए, ठीक है। अभी आप वहाँ वापस जाइए और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। और अब एक बार फिर से इन किसानों पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं वाटर कैनन्स, फायर हाइड्रेंट्स यहीं पर हैं और मिट्टी से भरे हुए ट्रकों का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। किसान यूनियन! नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसानों के साथ इस वक्त भी घमासान मचा हुआ है। देखिए, बीते दिन से जो किसानों का ये दिल्ली कूच का आंदोलन था वो अब ऐसे मकाम पर है जहां दोनों ही जगहों बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दोनों ही जगहों पर हजारों किसान अभी भी जमे हुए हैं। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पुलिस पोस्ट। आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है सिंगू बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर से किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। आज सुबह पानीपत से चले थे। सिंगू बॉर्डर पर हल्ला बोल दिया। पुलिस ने 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बना रखा था, लेकिन किसान हर घेरा तोड़ने पर आमादा रहे, आगे बढ़ते चले गए। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग खाना बना रहे हैं अभी किसान बैठकर वहां पर। सिंगू बॉर्डर पर हमारे साथ अशोक सिंगल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और टिकरी बॉर्डर से संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कई दिनों की तैयारी करके जैसे किसान आए थे, समझ में आ रहा है अशोक, अब क्या परिस्थिति है? अब रात भर यहीं पर इंतजार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, कल फिर यही संघर्ष होगा? क्या समझ में आ रहा है? या फिर पुलिस ने जो इजाजत दी है, कहा है बुराड़ी जाइए, वहां के लिए जाएंगे? अशोक, जी, किसान बुराड़ी जाएंगे जैसा दिल्ली पुलिस ने कहा है, या यहीं डटे हुए? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, खाना बना रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, यहाँ से जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनका टस से मस यहाँ से नहीं हो रहे हैं, यहीं पे बैठेंगे रात को। और मेरे कैमरामैन संजीव कुमार आपको दिखाएंगे किस ढंग से किसान यहाँ पर अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बुराड़ी जाने का उनका कोई प्लान नहीं है। उनका कहना है कि आज रात को हम यहीं बैठेंगे, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है। पुलिस चाहती थी कि वो यहाँ से जाएं, बुराड़ी बॉर्डर, बुराड़ी जो ग्राउंड है वहाँ पे वो जाएं, उनको जो अनुमति दी गई थी, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम यहाँ पे रहेंगे और यहीं पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। तो यहीं पे अभी ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और आगे लंबा ट्रैक्टर ट्रॉली में काफी सामान भर के अभी इनका कार्यक्रम अंजना सुबह का अलग प्लान होगा, लेकिन आज रात को ही रहेंगे। लेकिन इधर पुलिस ने भी पूरे बंदोबस्त किए हैं, पूरे नाकेबंदी और पूरा सील किया गया इस पूरे इलाके को। यहाँ पर आंसू गैस के जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वाटर कैनन की गाड़ियाँ मौजूद हैं, RAF और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। तो रात भर ये तमाम फोर्सेज भी यहाँ रहेंगी और प्रदर्शनकारी भी यहाँ रहेंगे और यही आज की इनकी प्लानिंग है कि आज रात को यहीं बिताएंगे। कल के लिए फिर अलग से रणनीति बनाई जाएगी प्रदर्शनकारियों के द्वारा। टिकरी बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। अशोक हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, टिकरी पर क्या हाल है? यहाँ पर भी बॉर्डर पर इसी तरह से अड़े हुए हैं, बुराड़ी जाने को कोई तैयार नहीं, कल फिर वही संघर्ष होगा? नहीं, यहाँ से तो लगभग 150 से 200 ट्रॉलियां, ट्रक, टेम्पो ये सब लेकर रवाना हो गए हैं किसान, लेकिन अभी भी 200 से 500 तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ हैं। कुछ लोगों की मजबूरियां ये थी कि पुलिस ने पंचर करके उनके टायर पंचर कर दिए थे। टायर फ्लैट होने से जब तक उनके टायर बन के आएंगे तब तक वो यहाँ रहेंगे। और कई किसानों को ये लग रहा था कि वहाँ कैसा इंतजाम होगा पता नहीं, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने खाना वाना बना लिया है और यहीं वो रात को रुकेंगे। सुबह जब उनके नेताओं की कमांड आएगी उसके बाद वो देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन
अगर ये देखें कि आधे से ज्यादा किसान यहाँ से रवाना हो गए हैं, पुलिस की जो नफरी या अर्धसैनिक बलों की नफरी लगाई गई थी उसमें से भी आधे से ज्यादा डिप्लॉयमेंट चला गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि इनका यहाँ तक रहने का या हिंसक होने का मतलब ये था कि हमें दिल्ली में घुसने दिया जाए, और जब दिल्ली सरकार ने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं आप दिल्ली में आइए प्रदर्शन कीजिए, तो उसके बाद अड़ने का या हिंसक होने का कोई सवाल रह नहीं गया। वहां भी रास्ता खुला और यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पूरी तरह से आ जा रहा है। किसानों के ट्रैक्टर, ट्रोले और टेम्पो वो साइड में कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक आराम से जा सके, और अभी तो शादी का रथ और बग्घी भी यहाँ से गुजरे हैं। तो यानी कुल मिलाकर अभी सब कुछ सामान्य है। सुबह भी उम्मीद ये लगती है कि आधे से ज्यादा किसान उनका तो ये कहना था कि वो यहाँ से रामलीला मैदान जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रामलीला मैदान में पुलिस उनको रहने देती है या उनको बुराड़ी भेजती है, ये देखना कम से कम इतना तो तय है संजय, अशोक, कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है और ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अपने दर्शकों को आज के पूरे दिन क्या कुछ हुआ है वो तस्वीर जरा दिखाते हैं। कैसे पानीपत से आज किसान निकले थे, उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त घमासान हुआ, किसान आना चाहते थे। टिकरी बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ, विस्तृत रिपोर्ट देखिए। पुलिस की टीयर गन से आंसू गैस के गोले छूटे तो सड़कें धुआं धुआं हो गईं। आंसू गैस के धुएं का गुबार भी किसानों के इरादों को रोक नहीं पाया। किसानों के हुजूम को थामने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन के टैप खोल दिए। पानी की धार छूटी तो बहुत दूर तक गई। ठंड के मौसम में पानी की कड़कती बौछारें छोड़ते वक्त फोर्स ने शायद ये समझा था कि अब किसानों के दिल्ली कूच के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, लेकिन किसानों के सीने में धधकती आग को बुझाने में ये पानी भी नाकाफी पड़ गया। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों के रेले को सिंघू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स ने रोक लिया। किसानों को रोकने के लिए यहाँ कांटों की बाड़ लगाई गई थी। सड़क पर पत्थरों के गार्डर लगाए गए थे। इसके अलावा पूरी सड़क पर बैरिकेडिंग लगाए गए थे। किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया था, लेकिन किसान पुलिस का हर चक्रव्यूह तोड़ते हुए तीसरे घेरे तक पहुंच गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। किसानों और पुलिस के बीच टकराव के बाद अब यहाँ पर जबरदस्त पथराव शुरू हो गया। आप देखिए किस तरीके से पत्थर उछाले जा रहे हैं। पुलिस एक बार आगे बढ़ती है फिर पीछे हटना पड़ता है। टीयर गैस लगातार छोड़े गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी और किसान किस तरीके से आगे भिड़े हुए हैं। पुलिस सख्त थी, लेकिन किसानों के इरादे उससे भी कहीं ज्यादा सख्त थे। किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे थे। पुलिस और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। तो कई लेयर की यहाँ पे नाकेबंदी की गई है, अलग अलग जगह बैरिकेड किया गया है। आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, बार बार चेतावनी दी जा रही है। देख सकते हैं 3-4 लोग अगर ये बातचीत करने के लिए आ रहे हैं तो आए, अन्यथा वहीं रुक जाएं। अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं। अपनी पोजीशन पुलिस ने लेयर की है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि बाकी लोग ना आए, जो सिर्फ बातचीत करना चाहता है वो हमारे पास आए। तो देख सकते हैं कि 4 किसान यहाँ पर आ रहे हैं। किसान दिल्ली में घुसने पर आमादा थे, लेकिन पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ थी। पुलिस किसानों की मान मनोबल में लगी थी। किसान प्रतिनिधि दिल्ली में घुसने की इजाजत से कम पर राजी नहीं थे। सर पहली बात तो ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदों को नहीं मानते। सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं,
भारत के बाशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है पुलिस वाले किसानों को समझाते रहे कि दिल्ली में कोरोना संकट है, आप लोगों के इस तरह दिल्ली में घुसने से हालात और भी खराब हो सकते हैं। आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना, 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बताइए, बाकी 99 आप रखे। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। दिल्ली में किसान पंजाब के बाद ये आग अन्य कई राज्यों में भी फैल रही है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बिहार तक पहुंच गई है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे उधर राकेश टिकैत सैकड़ों किसानों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। हालांकि आज वो मेरठ में रुकने वाले हैं। इसे कहते हैं एक्शन रिप्ले। अंबाला पटियाला के शंभू बॉर्डर के पुल पर आज भी किसानों और पुलिस के बीच वैसी ही टक्कर हुई जैसी कल हुई थी। आज भी पुलिस ने किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिशें की, वाटर कैनन से पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन आज भी किसान नहीं माने। कल की तरह ही आज भी पुलिस का बैरिकेडिंग उठाकर नदी में फेंक दिया। कल भी पुलिस और किसानों के बीच इसी जगह कुछ ऐसा ही संघर्ष हुआ था। किसानों के इरादों के आगे पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो गई। किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान पत्थर भी चले। उन्होंने अपने फोर्सफुली जो बैरिकेड को हटाया है और पथराव भी किया है, जिसकी वजह से कुछ पुलिस मुलाजिम को चोट भी आई है और वो उसको ब्रेक करते हुए आगे निकल गए हैं। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ, इनकी संख्या आगे निकलने वालों की आज बहुत ज़्यादा नहीं थी। काफ़ी ऐसे हैं हुड़दंगी हैं जो नोटोरियस एलिमेंट्स। उधर जींद में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच नरवाना में भिड़ंत हो गई। प्रशासन ने यहां ट्रकों की बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन किसानों ने हर बैरिकेडिंग को हटा दिया और हरियाणा की सीमा में दाखिल हो गए। उधर पंजाब के किसानों के जत्थे ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर रोहतक से झज्जर में घुस गए। रोहतक दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर टोल के पास पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, जिसे किसानों ने हटा दिया। किसान आंदोलन की आग सिर्फ पंजाब में ही नहीं लगी है, देश के तमाम राज्यों में आंदोलन की आग फैल गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार तक आंदोलन की आग पहुंच चुकी है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने आज आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। यूनियन की अगुवाई में हजारों किसान मुजफ्फरनगर के पास दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर इकट्ठा हो गए। सड़क पर ही पंचायत बैठ गई। इस तरह से हरियाणा में अत्याचार हो रहा है। किसान सड़कों पर है और कुछ यही हाल है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है मुजफ्फरनगर मेरठ हाईवे है जो कि दिल्ली को जोड़ता है, और इस पूरी सड़क को यहाँ पर किसानों ने रोक रखा है, ट्रैक्टर लगा दिया है और इस तरीके से जो पूरा हाईवे है उसको तमाम किसानों ने यहाँ पर ट्रैक्टर लगा करके धरना प्रदर्शन के जरिए पूरी तरह से इस समय रोका हुआ है।
ठीक रोड के बीचों बीच बैठ गए हैं। जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। इनकी मांग यही है कि जिस तरीके से किसान दिल्ली जाना चाहते थे और उनके खिलाफ सरकार ने शक्ति प्रदर्शन किया है, शक्ति का इस्तेमाल किया है, वो उससे नाराज है और कहीं ना कहीं उसी वजह से यहाँ पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यहां से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो करा है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, वो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो हरियाणा सरकार से नहीं थी। हरियाणा सरकार ने रोकने का काम करा, उन पे आंसू गैस और पानी छोड़ने का काम करा। तो हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, नहीं कि किसी स्टेट से है। हमारी उत्तर प्रदेश से भी अभी नहीं है। जो इन इशू पे हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, तो हम उसी से ही बातचीत कर रहे हैं। 3 तारीख को बात भी होनी है, तो आप लोग उससे पहले क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? 3 तारीख को क्या वे कर दो ना। जब लड़ाई तो आज हो रही है तो बातचीत 2 महीने बाद होगी। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के हजारों किसान गाते बजाते दिल्ली के लिए निकल पड़े। इस रेले में जवान थे तो बुजुर्ग भी थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रेला था तो कारें भी थी, तमाम किसान मोटरसाइकिल पर भी थे। किसान नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के तमाम और शहरों में किसान आंदोलन की आग भड़क उठी। यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू होने के बावजूद सुल्तानपुर रोड के नेशनल हाईवे पर सैकड़ों किसान ट्रैक्टर पर अनाज लाद कर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। कानपुर में भारतीय किसान यूनियन ने रामादेवी हाईवे पर जाम लगा दिया। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन ने NH9 पर जाम लगा दिया। मिर्जापुर, प्रयागराज और शामली में भी भारतीय किसान यूनियन ने सड़क जाम कर दिया। किसानों ने जगह जगह सड़कें जाम कर दी। लोग जाम में फंस कर रह गए। बागपत और बिजनौर में तो 2-2 बारातें फंस गई। बारात के लोगों ने मनुहार की, तब कहीं जाकर उनके लिए रास्ता खोला गया। कानपुर से रंजय सिंह, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा के साथ कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक। सरकार का पक्ष, सरकार कह रही है 3 दिसंबर को किसानों से बात करें और ये कृषि बिल किसानों के ही हित के लिए है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज किसानों को जो है वो दिल्ली आने की परमिशन मिल गई है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 वो बिल जो पिछली बार संसद के सत्र के दौरान पास किए गए थे, उनका ये कहना है कि इन बिलों को वापस किया जाना चाहिए। अगर सरकार बिल वापस नहीं करती है तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उस बिल में ये संशोधित किया जाना चाहिए कि MSP जो है वो जारी रहेगी, सिर्फ बयान ना दे सरकार। मैं किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार थी, है और आगे भी रहेगी। उनके विषयों को लेकर 2 चरण केंद्र सरकार ने बातचीत की है। सचिव स्तर पर बातचीत हुई, मेरे स्तर पर भी बातचीत हुई और हमने उस समय भी कहा था कि वार्ता आगे भी जारी रहेगी। और इसलिए इस आंदोलन के पूर्व ही मैंने अपनी तरफ से सभी यूनियंस के नेताओं को आग्रह किया कि वो 3 दिसंबर को आएं और बातचीत करें। आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन आंदोलन से ही रास्ता नहीं निकलता, हमेशा चर्चा और संवाद से रास्ता निकलता है। इस समय सर्दी का सीजन भी है, कोविड का संकट भी है और ऐसे समय में कोई भी आंदोलन निश्चित रूप से सभी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो किसानों के आंदोलन और कृषि मंत्री की बातचीत से दूर आपको बिहार की सियासत की बड़ी खबर इस वक्त बताते हैं। सुशील कुमार मोदी अब राज्यसभा पहुंचेंगे बीजेपी की तरफ से। दरअसल उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जब नहीं मिली थी तो ऐसी बात की जा रही थी, चर्चा थी कि वो राज्यसभा में उन्हें पहुंचाया जा सकता है और दिल्ली की राजनीति में वो सक्रिय हो सकते हैं। सुशील मोदी को राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बताएं, जो रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद जगह खाली हुई थी, सुशील मोदी को बीजेपी भेजेगी राज्यसभा। आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। नीतीश कुमार का एंग्री मैन अवतार ही बोल रहा है। बैठ जाइए नेता, आपके पास बैठ जाइए। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए
और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तेजस्वी पर गरजे और बरसे नीतीश। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट अटैक। आज इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? किसने तोड़ी मर्यादा, कौन बोला ज्यादा? काशी बोल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बिहार विधानसभा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर तरफ आज उसी वीडियो की चर्चा है क्योंकि उसमें नीतीश कुमार बेकाबू तरीके से गुस्से में दिख रहे हैं। दरअसल हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर हमेशा कूल रहने वाले, आराम से बातचीत करने वाले नीतीश कुमार आखिर किस बात पर इतना ज्यादा गुस्से में आ गए। आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज बिहार असेंबली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल दिखे। हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हम आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज और तेवर एकदम अलग दिखी। क्यों नहीं? कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात को जानने के आधार पर सुनिए, बैठ जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को देखने और समझने वालों को इन तस्वीरों ने हैरान कर दिया। अगर इसी तरह से हाल चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? 69 साल के नीतीश कुमार को आज से पहले इतने क्रोध में कभी नहीं देखा गया। काशी बोल रहा है, ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। आज इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया, नीतीश कुमार ने सियासत के अतीत को लेकर भविष्य का जो अध्याय पढ़कर सुनाया, उससे बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पर्सनल अटैक पर नीतीश कुमार ने जबरदस्त पलटवार किया। तेजस्वी को लक्ष्मण रेखा याद दिलाई। लालू से दोस्ती की कीमत तेजस्वी को समझाई, क्योंकि तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बैकग्राउंड की बात करते हुए कैरेक्टर पर सीधा हमला बोला था। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है, विषय आ चुका है। महोदय एक बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष नीतीश कुमार के क्रोध और प्रतिशोध को समझना जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में तेजस्वी युग में आने वाले दिनों की पिक्चर एकदम अलग होगी। नीतीश कुमार की बोली ज्यादातर मर्यादा में रहती है, लेकिन आज वो बेहिसाब बोल रहे थे। आज आक्रामक अंदाज दिख रहा था, आज तू तड़ाक पर उतर आए थे। तो आखिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों हुआ, आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। सदन में कोई चाचा भतीजा नहीं होता है, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई। हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में जो तीखी जुबानी जंग नीतीश कुमार और तेजस्वी में दिखी, अब उसका अगला संस्करण असेंबली में दिखा। हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान को। इस जुबानी जंग में चाचा बनाम भतीजे से शुरू हुआ वाद विवाद अब नए लेवल पर पहुंच चुका है।
चुनावी रैलियों में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला था और उन हमलों में कई बार रैलियों में नीतीश कुमार झुंझलाए और तिलमिलाए हुए भी नजर आए। इसके लिए आए हो यहाँ पर, उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो, देख लो देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो, ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। बिहार इलेक्शन में यह पहला मौका था जब 69 साल के नीतीश कुमार की सीधी भिड़ंत 31 साल के तेजस्वी यादव से हुई। चुनावी गेम के नियम बदले हुए थे, पिच पॉलिटिक्स की थी, लेकिन बैटिंग और फील्डिंग करने वाला विरोधी टीम का कप्तान एकदम अलग था। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार की सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, लेकिन इस राह के हर मोड़ पर तेजस्वी रोड़ा बनकर खड़े हैं। हम लगातार उनकी इज्जत करते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं। चाचा से भी हमने संबोधन किया है, लेकिन प्रोटोकॉल को मानते हुए सदन में कोई चाचा भतीजा नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है सवाल को पूछें। तेजस्वी के तेवर बता रहे हैं कि सियासत में जारी अदावत में अब अतीत के रिश्तों से आजाद हैं। लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, न एहसान की बात होगी, न पुराने पहचान की। याद करिए चुनावी रण में तेजस्वी यादव की वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की एक्सपायरी डेट का ऐलान कर दिया था। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे नहीं संभल रहा है। वो आप लोगों ने भी देखा, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पलायन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कारखाने हो, एक तरह से उनका हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने कि भैया हमसे नहीं हो सकता। समुंदर होता तो कारखाने लगाते, रोजगार तो दे ही नहीं सकते हैं। तो ये बातें हैं। एक हमने जो लोगों के सामने जो विकल्प पेश किया है, भरोसा जताया है, लोगों की उम्मीद है। और देखिए परिवर्तन होते रहना चाहिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को संन्यास लेने की सलाह दी थी। तब नीतीश कुमार ने अपने स्टाइल में जवाब दिया था, बोला था तेजस्वी से पॉलिटिकल ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। काम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था। और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। जांच करवाइए और इसके खिलाफ मोदी लहर पर सवार होकर नीतीश कुमार ने 31 साल के तेजस्वी के तेज को मात तो दे दी, लेकिन आगे की राह कांटों भरी है, क्योंकि सियासत का संघर्ष सिर्फ विरोधियों के साथ ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी है। विधानसभा के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दौरान विपक्ष की नीति और नियत दोनों नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है और उन्हें हर दिन कड़े और बड़े इम्तिहान से गुजरना है। आज तक ब्यूरो। बिहार असेंबली की आज का ये वीडियो बिहार के आने वाले पॉलिटिक्स की संपूर्ण व्याख्या है। और वो इसलिए क्योंकि नॉनस्टॉप बैटिंग जरूर बिहार की पिच पर कर रहे हैं, लेकिन नए सिरे से इस बार जब वो मैदान में उतरे हैं बैटिंग संभालने के लिए, तो उन्हें एक ऐसे नए बॉलर के बॉल्स का सामना करना पड़ रहा है जो बॉलिंग नया जरूर कर रहा है, लेकिन हर बॉल विकेट पर है। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकुम शहर कोतवाल का, महाराज काया पलट पधार रहे हैं। अपने अपने घरों से बाहर निकलकर 5 साल की पूरी कमाई उनके कारुंदों को सौंप दें, वरना सूद का दर बढ़ता जाए। ये आप लोगों को डाउट हो सकता था, शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। बिहार की जनता को ठगा है लगता है। बिहार की जनता नहीं, जो सच्चाई है, यथार्थ है, बिना उन लोग के रह नहीं सकते। सियासत में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। बिहार की राजनीति में सियासी दोस्ती और दुश्मनी की झांकी कुछ ऐसी ही है। एक दौर था जब लालू और नीतीश धुर विरोधी थे, और फिर वो दौर भी आया जब दुश्मनी छोड़कर 2015 में दोनों एक साथ आ गए। लेकिन सियासी रिश्ता 2 साल टिका और फिर दोनों की राहें जुदा हो गई। और उसी अदावत के अध्याय में नीतीश अपनी जगह पर खड़े हैं।
लेकिन लालू की जगह तेजस्वी ने मोर्चा मजबूती से संभाल रखा है। वैसे भी नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू की परफॉर्मेंस और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी कहानी बयां कर रहा है। आज नीतीश कुमार के सिर पर कांटों का ताज है, क्योंकि विधानसभा में जीत के नंबर मैजिक फिगर के एकदम करीब है और विपक्ष मजबूत है। नीतीश की चुनौती नंबर 1, पहली बार सामने मजबूत विपक्ष। नीतीश की चुनौती नंबर 2, तेजस्वी की अटैक पॉलिटिक्स। नीतीश की चुनौती नंबर 3, चुनावी वादों को पूरा करना। नीतीश की चुनौती नंबर 4, पहली बार छोटे भाई की भूमिका। नीतीश की चुनौती नंबर 5, गठबंधन की गाड़ी को चलाना। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार का सामना सबसे मजबूत विपक्ष से हुआ। अगर विधानसभा के नंबर गेम को देखें तो बहुमत का आंकड़ा 122, एनडीए के विधायक 125, यानी बहुमत से 3 ज्यादा। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में नीतीश का पहला इम्तिहान हुआ। नीतीश पास हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे लालू यादव की फोन पॉलिटिक्स ने तेजस्वी यादव का फ्यूचर प्लान बता दिया। सड़क से लेकर सदन तक नीतीश कुमार को घेरने के लिए तेजस्वी पूरी तरह तैयार हैं। आप शांति से सुने, अभी वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। नीतीश भी समझ चुके हैं कि मजबूत विपक्ष सामने अड़ा और खड़ा है। संख्या बल में भी विधानसभा में तेजस्वी ब्रिगेड मोर्चा संभालने के लिए कमजोर नहीं है, यानी अब नीतीश कुमार को सड़क से लेकर सदन तक बार बार चुनौती मिलेगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। नीतीश कुमार को हर बार चुनौती से निपटना होगा, तो क्या मजबूत विपक्ष की घेरेबंदी ने नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का पैटर्न बदल दिया है? क्या गंभीर दिखने वाले नीतीश कुमार का आक्रामक रुख देखने को मिलेगा? हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को ये तस्वीरें गवाह हैं कि नीतीश ने एक मौका भी छोड़ा तो बिहार के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यानी ये तो अभी झांकी है, बिहार में सियासत की पूरी पिक्चर बाकी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसमें राज्य सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के 166 पेज के फैसले का पूरा सच यही है कि एक तरफ कंगना रनौत की उसमें कानूनी जीत हुई है तो बीएमसी की नैतिक हार। I want to thank those also who played villains because it's only because of them I can play a hero. इधर बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उधर बीएमसी के बुलडोजर कांड पर मिली कानूनी जीत पर एक्ट्रेस कंगना का रिएक्शन आया। 166 पन्नों की ऑर्डर कॉपी में कोर्ट की तल्ख टिप्पणी में क्या-क्या है और 1 मिनट 3 सेकंड में कंगना रनौत की पहली प्रतिक्रिया में कटाक्ष की व्याख्या से पहले कंगना बनाम शिवसेना के युद्ध में आज की क्लियर तस्वीर को समझिए। पॉइंट नंबर 1, बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना की कानूनी जीत। पॉइंट नंबर 2, बीएमसी के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल। पॉइंट नंबर 3, बीएमसी के एक्शन के पीछे नियत साफ नहीं। पॉइंट नंबर 4, बीएमसी को देना पड़ेगा कंगना को हर्जाना। पॉइंट नंबर 5, बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। अपने ऑर्डर में कोर्ट ने सबसे बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गलत इरादे से की गई कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़। इस एक टिप्पणी से बीएमसी के बुलडोजर वाले एक्शन के पीछे का हिडन एजेंडा सामने आ गया। कोर्ट ने कहा, राज्य के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी जो अप्रिय हो, अच्छा यही है कि उसे नजरअंदाज किया जाए। नागरिकों के खिलाफ राज्य के द्वारा गैर कानूनी या शौर्यपूर्ण कार्रवाई से समाज पर ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। बीएमसी ने दुर्भावना और द्वेषपूर्वक कंगना का बंगला गिराया। बीएमसी की कार्रवाई का आधार ही गलत है, जो लोगों के अधिकारों के खिलाफ है और ये मुआवजा देने के लिए मामला है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।